नमस्कार मित्रों, कथानिधि चैनल पर आज आप सुनेंगे हिंदी की वरिष्ठ साहित्यकार ममता कालिया की लिखी हुई एक कहानी। शीर्षक है सूनी। कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही लाइक भी कीजिएगा। हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं कहानी सूनी। यो नाम तो उसका सुनंदा था, लेकिन सब उसे सूनी कहते थे या सोनी। शुरू में इस संबोधन की विशिष्टता उसे महसूस नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए वैसे वैसे धीरे धीरे वो खुद अपना असली नाम ही भुला बैठी। वह अपने आप को सूनी ही समझने लगी। नाम, व्यक्तित्व और जीवन में ऐसा नहीं है कि वो कोई सूना सा जीवन जी रही थी या असफल जीवन जी रही थी। बाकायदा MA, DPhil तक की शिक्षा पाकर उसने इस महिला कॉलेज में प्राध्यापिका के पद पर 11 साल बिताए थे। हिंदी विभाग में अब उसकी गिनती वरिष्ठ सदस्यों में थी। उसे हिंदी ऑनर्स के लेक्चर्स भी मिले हुए थे, जो कि MA से भी ज़्यादा प्रतिष्ठित जिम्मेदारी मानी जाती थी। सूरज शक्ल से वह औसत से ज़्यादा ही सुंदर थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व में ग्लैमर का अभाव था। उसके कपड़ों में पसंद भी कुछ ज़्यादा गंभीर और सादी सी थी, लिहाजा जो उसे जानते थे वे उसे सुंदर मानते थे, लेकिन जो नहीं जानते थे वे परिचय और संपर्क के लिए बेताब भी नहीं थे। वह क्लास लेती, लाइब्रेरी में कुछ वक्त बिताती, स्टाफ रूम में बैठकर चाय पीती और जब उसकी क्लासेस खत्म हो जाती तब भी घर जाना स्थगित कर देती। जब से माँ नहीं रही, घर बेहद सुनसान हो गया था। कुछ महीने उसने माँ से जुड़ी हुई चीजें यादगार की तरह संभाल कर रखी। फिर नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करने के हिसाब से उसने वे सारी चीजें अपनी आत्मियों में बांट दी। पूजा की स्टील की चौकी, मखमल के जम्पर, रुद्राक्ष की माला और चांदी का लोटा, माँ की सफेद धोतिया उसने पहले ही फकीरों को दे दी थी। अब उसके घर में गिना चुना सामान था, एक अविवाहित लड़की जैसा घर बनाती है वैसा। यह 2 कमरों का फ्लैट था, नंबर 4। इस इमारत में सिर्फ 4 फ्लैट्स, नीचे के कुछ बड़े और बीच वाले थोड़े छोटे और सबसे ऊपर 2 कमरों के साथ छत का हिस्सा। सोनी के घर में सबसे ज्यादा संख्या किताबों की थी। दोनों कमरों में किताबें ही किताबें नजर आती थीं, बेतरतीब, जगह जगह फैली हुई। वह रोज सोचती इन्हें उठाकर करीने से जमा देगी, लेकिन रोज रात होते होते वह ऐसी उदासी और जड़ता से ग्रस्त हो जाती कि यह काम कल पर टाल देती। अच्छे भले वेतन के बावजूद सोनी एक सन्यासी का जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके वार्डरोब में एक भी चटक रंग की साड़ी नहीं थी। उसे पसंद ही आते थे मटमैले दबे रंग, काले, स्लेटी, भूरे, सफेद, ऊदे। महिला कॉलेजों में जीवन कितना एकाकी हो सकता है यह वहाँ काम करने वाले ही जान सकते हैं। छुट्टी की घंटी बजते ही वहाँ काम करने वाले सब निकल जाते और कॉलेज मिनटों में खाली हो जाता। कॉलेज के बाहर रिक्शों की कतार खड़ी होती, 2 मिनट में सारी गायब हो जाती। जिस स्पीड से क्लासरूम्स खाली होते उसी स्पीड से चौकीदार उनमें ताला डालते जाता। देखते देखते सब तरफ सन्नाटा छा जाता। बस पीछे के बाजू में एक नल पड़पड़ाता रहता और अपनी उपस्थिति जताता रहता। माली अपनी कोठरी में पहुंचकर मगन हो जाता। थोड़ी देर में चौकीदार भी चाबियों का गोल तार में झंझनाता हुआ झुपका लेकर मेन गेट बंद करने के लिए चल पड़ता। ऐसे में यदि कोई लड़की या टीचर घर जाने में देर लगाती तो चौकीदार और माली उसे बड़ी हैरानी और बेसब्री से देखने लगते। रिक्शे में बैठकर घर की तरफ जाते जाते सूनी सोचती, आज कौन सा दिन था, मंगल या बुध? कौन सी तारीख थी, 21 या 22? वह अपनी घड़ी देखती और उसे मालूम पड़ता कि उस दिन ना तो 21 थी ना 22, बल्कि 23 तारीख और दिन गुरुवार। सूनी को दुख होता, कैसे वह इतनी मामूली बातें भी भूल जाती है।
और जिन बातों को वो भूलना चाहती थी वे उसे बार बार याद आती। एक बार सूनी माँ को लेकर हरिद्वार गई थी। वहां माँ बड़ी खुश और व्यस्त रहती, मुंह अंधेरे ही। स्नान के बाद वे इस मंदिर से उस मंदिर तक पैदल जाती रहती। हरिद्वार उनका देखा भाला था, इसलिए सोती हुई सूनी को न जगाकर वे कई बार अकेले ही निकल जाती। एक दिन सूनी धर्मशाला के चबूतरे पर बैठी पढ़ रही थी कि खी 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 की आवाज सुनकर उसने सिर ऊपर उठाया। धर्मशाला के मुंडे पर एक बंदर बैठा गुस्से में खोंखिया रहा था। बंदर नीचे कुएं पर आया। उसने इधर उधर देखा, पानी टटोला, फिर वह हैंडपंप की तरफ कूद गया। वहां भी पानी नहीं था। बंदर फिर खोंखियाने लगा। सूनी ने उसकी दिक्कत समझी और पास जाकर हैंडपंप चला दिया। बंदर ने अपना मुंह बहती धार के नीचे लगा दिया और देर तक पानी पीता रहा। सूनी फिर पढ़ने बैठ गई। इसके बाद वह बंदर जब जब आता और अगर सूनी वहां होती तो पहले ही हैंडपंप के नीचे मुंह खोलकर बैठ जाता। बंदर को पानी पिलाकर सूनी को बहुत संतोष मिलता। 10 दिन बाद जब उनका जाने का समय आया, सूनी ने माँ से कहा, माँ, हम लोग बंदर को भी ले चलें? छी, माँ ने कहा, इस बंदर को कहाँ उठाए फिरेगी? बंदर किस काम का जानवर है? बंदर जात को न डर न तमीज, फेंक इसे। वह माँ से बहस नहीं करना चाहती थी, लेकिन कुछ माह बाद वे जब दोबारा वहां गई तो सूनी को यह जानकर बेहद तकलीफ हुई कि उस बंदर को मदारी पकड़कर ले गए। उसे लगा कि अगर उस दिन उसने बंदर को साथ ले लिया होता तो बंदर बच जाता। उसने एक टीवी कार्यक्रम में देखा था कि मदारी बंदरों को कितनी तकलीफ देते हैं। बंदर तो महज एक प्रसंग था। असली कष्ट तो सूनी को माँ की संवेदनहीनता से हुआ था। सूनी के मन में माँ की एक पारंपरिक तस्वीर थी। माँ के इस पारंपरिक रूप में माँ की एक करुणामयी और कोमल हृदय की स्त्री आती थी। लेकिन न जाने कितनी बार सूनी को अपनी माँ ठीक इसके विपरीत लगती थी। जिस तरह वह घर की मेहरी को झड़क देती, रिश्तेदारों को चिट्ठियां लिखवाती और छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देती, सूनी बेहद आहत हो जाती। जब वह विरोध करती, माँ अपना सबसे अचूक अस्त्र आंखों के रास्ते निकालती और आंचल से पोंछ लेती। सूनी सब समझते हुए भी माफी मांगने में और पीछे हट जाने में ही अपनी खैर समझती। सही समय पर उसकी शादी न हो पाने में भी माँ की ही अहम भूमिका थी। जब भी किसी ने सूनी में जरा ज्यादा दिलचस्पी ली और घर आना जाना शुरू किया, माँ ने उसे अपनी शर्तें बताकर इतना डरा दिया कि वह तभी भाग खड़ा हुआ। माँ का कहना था कि वह सूनी के लिए ऐसा वर चाहती है जो उन्हीं के साथ आकर रहे, कभी ऊंची आवाज में ना बोले, माँ के लिए सेवा भाव रखे और सूनी और माँ के बीच में कभी दीवार बनने की कोशिश ना करे। कई बार तो यही समझ में नहीं आता था कि माँ वर सूनी के लिए खोज रही है या खुद के लिए। सूनी को बड़ा बुरा लगता, पर माँ की मुखालफत का परिणाम वह जानती थी, इसी से चुप रहती। उसे लगता कि उसके सारे इरादों पर माँ एक लाल निशान की तरह चिपकी हुई है, एक लाल बत्ती की तरह टिकी हुई है। इनके रहते उसे उनसे मुक्त होना उसके बस की बात न थी। अंततः सूनी सूनी ही रह गई थी। उसने पाया कि उसके एक एक कर सभी साथी शादी करके विदा हो गए। उसकी ज्यादातर दोस्ती परिवारों से थी। वहां प्रेम या विवाह की गुंजाइश नहीं थी। विवाह को लेकर स्वयं सक्रिय होना सूनी हास्यास्पद मानती थी। वह 35 की हो चुकी थी और अकेले रहने की काफी अभ्यस्त भी। ऐसे में कुछ बड़े ही दार्शनिक किस्म के प्रेम उसके व्यक्तित्व में विकसित होने लगे थे। जैसे कि किसी साल उसे लाइब्रेरी के एक किसी खास कोने से खास लगाव हो जाता था और वह वहीं बैठकर पढ़ती। किसी साल कोई छात्रा उसे बेहद ज़हीन लगती और अपनी सारी शक्ति और समय खर्च कर वह उसे पढ़ाती। किसी साल उसे घर के पास की कोई सड़क अच्छी लगने लगती
और तो और अपनी कॉलोनी के सामने एक मकान का बेरोजगार नौजवान, जिसका नाम भी उसे मालूम नहीं था, उसे अच्छा लगने लगा था। वह रोज सवेरे उसे उसके कमरे पे ताला डालकर बाहर जाते हुए देखती और रोज शाम उसे वापस आते भी देखती। उसकी सुबह की और शाम की चाल में काफी अंतर होता। कई बार तो ऐसा हुआ कि जिस वक्त सुनी लौटी उसी वक्त नौजवान भी लौटा। सुनंदा को अच्छा लगा, लेकिन ऐसे लम्हे बहुत थोड़े थे। अक्सर समय के विस्तार और व्यूह के आगे वह स्वयं को परास्त होते देखती और सोचती, इस निराकार शत्रु से वह कैसा सलूक करे। गर्मियों की छुट्टियों में सुनंदा बाहर घूमने जाना चाहती थी, लेकिन कोई साथी नहीं मिल रहा था। उसकी उम्र की सभी महिलाएं घर गृहस्थी वाली थी और उससे छोटी उम्र की उसकी कुलीग उसे अपनी चुहल में शामिल करने से संकोच करती थी। मई में कॉलेज की लाइब्रेरी खुली रही। सुनंदा बराबर 11 बजे लाइब्रेरी पहुंच जाती। कई पढ़ाकू किस्म के छात्र लाइब्रेरी को आबाद किए रहते। कई छात्राएं सुनंदा को घेरे रहती और वह उन्हीं के साथ कैंटीन हो आती। पर जून आते आते लाइब्रेरी भी बंद हो गई। अब सुनंदा की यह व्यस्तता भी खत्म हो गई। एक रात अपनी छोटी सी रसोई में खाने के नाम पर मैगी पकाकर सुनंदा बाहर के कमरे में आई तो उसने पाया कि उसके पलंग पर बीचों बीच एक बड़ा सा कत्थैया रंग का कॉकरोच बड़े आराम से पड़ा है। कॉकरोच निश्चल था, पर उसकी मूछें लगातार हिल रही थी। एक क्षण सोनी को हंसी आई। उसके बिस्तर का यही हश्र होना था। एक अकेला बिस्तर, एक अकेली सोने वाली सूनी, एक अकेला कंबल, एक अकेला तकिया, कितना मनहूस होता है। क्यों जी, क्या सुहागरात मनाने आए हो? मन ही मन सूनी ने सोचा। फिर बिस्तर देखते देखते उसे रुलाई ही आ गई। उसे लगा यह भद्दा कीड़ा उसका भविष्य है, उसकी नियति है, उसका वर्तमान। सुनंदा ने अपने हाथ की प्लेट की तरफ देखा। मैगी उसे केचुओं से भरी भरी प्लेट लगी। वह घबरा कर प्लेट रसोई में पटक आई। कॉकरोच और केचुए, यही जीव रह गए रात में उसका साथ देने के लिए। उस रात बिना कुछ खाए बड़ी देर तक बिस्तर पे पड़े पड़े सूनी यही बात सोचती रही। इंसान कब कैसे अपनी जिंदगी का गलत नक्शा खींच लेता है, एक मड़ेल से निकलते हुए दूसरे मड़ेल में पड़ जाता है। उसके साथ भी यही हुआ था। जब वह इंटरमीडिएट में थी, वह नहीं जानती थी कि उसे क्या बनना है। तब पिता जिंदा थे, भाई यूनिवर्सिटी में एमकॉम का स्टूडेंट था, माँ तब खुश और हंसमुख थी। सूनी ने हंसते खिलखिलाते इंटर पास कर लिया। उसकी प्रथम श्रेणी से प्रभावित हो उसके पिता ने शहर के सबसे बढ़िया कॉलेज में उसका बीए में दाखिला करवा दिया। यहाँ एक से एक बुलंद और हौसले वाली लड़कियां थी। किसी से पीछे न रहने की होड़ में सुनंदा के हौसले भी बुलंद होते गए। उसे अपनी प्राध्यापिकाओं का जीवन बड़ा खुशमिजाज लगता था। रोज उनका नई कीमती साड़ियां पहनकर क्लासरूम में आना, अपनी वक्तृता से छात्रों को उद्वेलित करना और उनके खाली समय में स्टाफ रूम से उनके खिलखिलाने के स्वर, सब मिलाकर सुनंदा के लिए एक स्वप्न जाल की सृष्टि कर देता। उसे लगता, जीवन में अगर वह कुछ बनना चाहती है तो यही, इसी एक लक्ष्य की ओर वह बढ़ती गई थी। उसका एमए पूरा होते होते उसके घर का नक्शा ही एकदम बदल गया। पिता एकाएक हार्ट फेल की वजह से चल बसे और माँ को एक बदहवास तनाव में छोड़ गए। भाई उसी वर्ष इंग्लैंड के एक प्रतिष्ठान में नौकरी पाकर चला गया। जीवन की समस्याओं के बीचों बीच सुनंदा अकेली खड़ी रह गई। पिता के चले जाने के बाद माँ की बच्चों से अपेक्षा बहुत बढ़ गई थी। वे अपना अधिकतम भार सूनी पर डालकर भी अपने को हमेशा निरीह और निराश्रित महसूस कराती। भाई घर की समस्याओं से बड़े आश्चर्यजनक ढंग से तटस्थ होता चला गया था। वह कभी कभार लेटर लिखता और कभी कभार 25-50 पाउंड्स। इस सारे संघर्ष में भी सोनी ने किसी तरह अपनी रिसर्च पूरी की। इस सारे दौर में माँ की भूमिका नेगेटिव ही रही। उनके लिए उनका वर्तमान ही महत्वपूर्ण था। सोनी को वह अपनी नर्स या नौकरानी की तरह ही मानने लगी थी। उसके सिर पर हाथ फेरकर कभी उन्होंने यह नहीं पूछा कि तुझे क्या चाहिए। उनका तो प्यार का स्रोत ही मानो सूख चुका था।
करवटें लेते लेते सुनंदा के मन में ये सोच आ रहा था कि अवसरों का भी एक मौसम होता है। उसके जीवन में ऐसा ही एक महत्वपूर्ण मौका उसके रिसर्च के दौरान आया था। उस वर्ष एमए में एक लड़का आया था, गंभीर शुक्ल। दोनों की पहचान लाइब्रेरी में ही फली फूली और दोस्ती में बदल गई। हालांकि गंभीर सूनी से 1.5 साल छोटा था, इसका कोई फर्क उनकी दोस्ती पर नहीं पड़ा। काफी पास आ जाने के बाद एक दिन गंभीर सूनी के घर आया। पहली मुलाकात में ही माँ ने उसके साथ जैसा बर्ताव किया वह चौंकाने वाला था और गंभीर चौकन्ना हो गया। दूसरे दिन सूनी से बोला, तुम्हारी माँ न्यूरोटिक लगती है, इन्हें किसी क्लिनिक में क्यों नहीं डाल देती। सुनंदा को बहुत बुरा लगा था यह सुनकर। हालांकि वह खुद भी माँ के व्यवहार से बड़ी क्षुब्ध रहा करती थी, लेकिन गंभीर से ऐसा बेरहम कमेंट उसे बड़ा बुरा लगा। उस एक दिन ने उनकी दोस्ती के शेष दिनों को जैसे पीछे खींच लिया। अंततः एक ऐसी बात हो गई जिसने उन दोनों को एक दूसरे से हमेशा के लिए विमुख कर दिया। एक सेमिनार के सिलसिले में सुनंदा और गंभीर दोनों को इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाना था। उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने पेपर लिखे और साथ जाने की योजना बनाई। सुनंदा ने जब माँ को बताया तो पहले तो उन्होंने उसे हतोत्साहित किया। क्या करेगी इतनी दूर जाकर। जब सुनंदा नहीं मानी तो वे खुद साथ चलने को आमादा हो गई। तू अपनी मीटिंग करना, मैं संगम नहा लूंगी, उन्होंने कहा। इस अकाट्य सुझाव की कोई काट नहीं ढूंढ पाई सुनंदा। वह खुलकर गंभीर को भी नहीं बता पाई कि माँ भी उसके साथ चलेंगी। यात्रा की रात जब वह माँ को लेकर स्टेशन पर पहुंची तो उन दोनों को देखकर गंभीर का चेहरा बेहद तन गया। माँ का आरक्षण नहीं था। वे गंभीर की बर्थ पर लेट गई। गंभीर को अगले डब्बे में जाना पड़ा। उसके चेहरे पर खिंचाव और गुस्सा था। वापसी में उन तीनों का एक साथ ही आरक्षण था। माँ और गंभीर के बीच अनकहा तनाव रहा। रात बीतने के बाद सुबह गाड़ी रुकते ही माँ ने शोर मचा दिया, मेरे 400 रुपए कहाँ गए। बहुत ढूंढा गया, ऊपर नीचे यात्रियों को पूछा गया, पर माँ को तसल्ली नहीं हुई। वे कहने लगी, जरूर रात में किसी ने निकाल लिए, मैं तो ब्लाउज में रखकर सोई थी। जब यह चकचक चल रही थी, गंभीर ने इसमें कोई हिस्सा नहीं लिया और जल्द ही एक औपचारिक सा नमस्कार करके चला गया। स्कूटर पर घर लौटते वक्त माँ ने मुनादी कर दी, रुपए तेरे उसी छोकरे ने निकाले हैं, बाकी तो सब शरीफ लग रहे थे। उसी को पता था बुढ़िया के पास रकम होगी। तुम भी ना बस माँ ऐसा बतंगड़ बनाती हो। वह तुम्हारी 400 रुपल्ली लेकर क्या करेगा। वह कोई चोर है, तुझे क्या पता। अकेली औरत को सब लूटना चाहते हैं। मैं ऐसे लड़कों को अच्छी तरह जानती हूँ। कहीं तुझे फांस लिया तो मुझे तो एक पंखी देकर बाहर कर देगा। सुनंदा को माँ के शक्कीपन पर बेहद गुस्सा आया। गंभीर से अलग दरार पड़ गई। अब उसकी कंपनी में उसे गंभीर के चेहरे पर ऊब के लक्षण आने लगे। एक दिन गंभीर ने स्पष्ट कह दिया, मुझे बुद्धिजीवी लड़कियां नागवार लगती हैं। उनसे अगर साबुन की भी बात करो तो पहले उसकी हिस्ट्री बताने लगती हैं। जीवन इतना बोर नहीं है जितना तुम इंटेलेक्चुअल्स ने बनाया है। सुनंदा आहत हुई और पीछे हट गई। माँ ने चैन की सांस ली। बाद के वर्षों में वे रुपए खोने वाली घटना को नमक मिर्च लगाकर सुनाती रहीं। हर अविवाहित मित्र के साथ माँ ने इसी तरह सुलूक किया। अपनी सुरक्षा की फिक्र में उन्होंने सूनी का जीवन वीरान कर डाला। अब सुनंदा को माँ याद नहीं आती थी। संबंधों की ऊष्मा उन्होंने समाप्त कर डाली थी। सभी संबंधों के प्रति वह बड़ी सशंकित रहने लगी। जाड़े के दिनों में कॉलेज में लॉन की धूप में बैठना बड़ा भला लगता था। सूनी अपने सहकर्मी के संग बैठी थी। उसकी सहकर्मी बुनाई में लगी हुई थी। तभी नीम के पेड़ से एक गिलहरी उतरी और ऊन के धागों में उलझ गई। एक नई सी हलचल मची। सूनी ने बड़े प्यार से गिलहरी के पांव ऊन के धागों से हल्के से अलग किए तो वह तुरंत चपल गति से उड़न छू हो गई। सूनी को लगा कि उसने एक सार्थक काम किया। जीव जंतुओं के प्रति उसकी चेतना हमेशा सजग रही थी, अब वह और ज्यादा हो गई। न मालूम वह वही गिलहरी थी या कोई और।
अब वह बरामदे तक में चक्कर काटने लगी थी। एक दिन सोनी ने उसे अपने आंचल में पकड़ लिया और सहलाया। फिर तो यह क्रम सा बन गया। अब जब भी कभी सूनी लॉन में बैठती तो गिलहरी उसके पाँव के पास आकर बैठ जाती और उसके पाँव को गुदगुदाती। कोई साथी प्राध्यापिका उसे देखकर श्श करती तो वह फौरन उड़नछू हो जाती। लेकिन सोनी को अकेली पाकर वह देर तक उसके साथ खेलती। धीरे धीरे सुनंदा उसे घर लाने लगी। बड़े मजे से उसके पर्स के सहारे लटक कर वह रिक्शे में उसके साथ घर आ जाती। सुनंदा के घर में अखरोट रहने लगे। एक कटोरी में चुग्गा रहता, एक कटोरी में पानी। सुनी ने उसे नाम भी दे डाला, कट्टू। कट्टू अपनी झबरी दुम उठाकर जैसे पिछवाड़े से उसे आदाब करती। जीवन का एक स्पंदन था जो घर में झंकृत होने लगा था। दिलचस्पी की हल्की शुरुआत। पड़ोस के बच्चे कभी कभी झांकने आते। सुनी दीदी, अपने कट्टू दिखा दो हमें। एक टोकरी में मुलायम से गद्दी रखकर सुनी ने कट्टू का बिस्तर बना दिया था। अब कट्टू रात में बाहर नहीं भागती, अपनी टोकरी में सो जाती। सुबह जैसे ही सुनी कॉलेज के लिए तैयार होती वह पर्स पकड़कर लटक जाती। बरसात में पेड़ों के नीचे कुट्टू कुकुर मुत्तों की तलाश में यहाँ वहाँ भागती रहती। लगता था ऐसा था उसे सूनी का टाइम टेबल याद है। छुट्टी की घंटी बजते ही वह दौड़ी आती स्टाफ रूम की तरफ और सूनी की पर्स के साथ लटक जाती। सहेलियों के मजाक करने पर सूनी ने स्वयं ही कट्टू को नया नाम दे दिया था, जीवन साथी। शादी और गृहस्थी से आघायल सहपाठी ने कहती, यह तुमने अच्छा जीवन साथी ढूंढ निकाला, न कोई झंझट न कोई उलझन। सूनी कट्टू में ही नहीं, जीव मात्र में जीवन का कोमल स्वरूप देखती। पहले के वर्षों की उग्रता अब सौम्यता में परिवर्तित हो गई थी। वह अपना हृदय करुणा से भरा महसूस करती। माली जिस तरह एक एक पौधे को सींचता सहलाता वह ध्यान से देखती। जरूरी नहीं कि मनुष्य सिर्फ अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करे। पेड़ पौधे फूल फल किसी को भी पाला पोसा जा सकता है। उनके बड़े होने पर कम खुशी नहीं होती। रविवार की दोपहर सोनी ने एक अच्छी कन्नड़ फिल्म देखी। उसके बाद उसी फिल्म की मूल कथा घट श्राद्ध पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग गई। कट्टू भी कहीं गमलों के बीच दुबकी पड़ी थी। जब सोनी की आंख खुली, शाम पूरी तरह ढल चुकी थी। कमरे में अंधेरा हो चुका था। बिजली जलाई, चाय बनाई और थोड़ी सी चाय एक तश्तरी में डालकर कट्टू के लिए ठंडी करने रख दी। तभी सुनंदा की नजर अपने बिस्तर पर गई। आह! बिस्तर पर कट्टू बेजान पड़ी थी। सुनंदा की चीख निकल गई। सूनी ने उसे उल्टा पलटा। उसकी झबरी दुम बिल्कुल लुंज पुंज हो गई थी। आंखें छोटी रत्तियों की तरह निर्जीव हो गई थी। सूनी ने अपनी साड़ी का पल्लू देखा। उस पर कट्टू के झबरे बालों के रोए चिपके हुए थे। उसकी समझ में काफी कुछ आ गया। उसे सोता देख कट्टू जरूर उसके पास सरक आई होगी। कुछ देर उसके पास खेलकर वह वहीं सट कर सो गई होगी। सूनी की करवट में उसकी कोमल गर्दन दब गई होगी। नन्ही से जान निकलते देर क्या लगी होगी। सुनंदा फूट फूट कर रो पड़ी। उसे लगा उससे शिशु हत्या हुई है। कमरा मनहूस हो उठा। बहुत देर तक वह निश्चल बैठी रही। नीचे के फ्लैट से काम पूरा करने के बाद उसकी नौकरानी शीला उसके कमरे में आई तो उसने पाया सूनी एक सफेद रुमाल में कट्टू को लपेट रही है। मर गई आपकी कट्टू? शीला ने पूछा। एक आघात की तरह लगा शब्द मरना सूनी को। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, यह अपने आप दब कर मर गई। सच, मुझे कोई होश नहीं था। सूनी बार बार अपना आंचल झाड़ रही थी। नहीं दीदी, आप क्यों मारती इसे? चलिए इसे मिट्टी में दबा दे नीचे। वे दोनों उस सफेद रुमाल को थाम कर नीचे आई। नीचे तिकोने पार्क में दो पेड़ थे। अंधेरा हो चुका था। शीला ने एक छोटा सा गड्ढा बनाया, पतला 1 फुट के करीब। सूनी ने झुककर उसे कुछ और गहरा किया। आहिस्ते से उसने रुमाल समेत गिलहरी को गड्ढे में लिटा दिया। एक क्षण जैसे वह प्रार्थना में झुकी रही। धीरे से शीला ने गड्ढा मिट्टी से ढक दिया। पता नहीं यह सुनंदा की कल्पना थी या सच। दूर कहीं शोक धुन से बजती सुनाई दे रही थी। ऊपर फ्लैट में लौटते समय उसे लग रहा था
वो वाकई एक शव यात्रा से लौट रही है। आज वह सचमुच सूनी हो गई थी। तो यह थी कहानी सूनी, ममता कालिया द्वारा लिखी हुई। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके अपने विचार ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।